channel. Today we have a special guest, तो आप लोग देख भी सकते हो, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. You can just see right now. None other than Sir Rizwan Haider. सबसे पहले आप उनका वेलकम करें. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. Hello, Saib. Very nice to be here with you. I'm big fan of you. In this age, you are making videos with such energy and passion. Best wishes to you. तो आज हम उनसे काफी सवाल पूछेंगे. सबसे पहले मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे और उनकी जो लाइफ स्टोरी है सारा यूट्यूब पे उस पर पूछेंगे कैसे उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया. तो सबसे पहले आप क्विकली बता देंगे कैसे आपको क्रिकेट का शौक हुआ और फिर आपने सारे जर्नलिज्म में आए, फिर आपने यूट्यूब चैनल बनाया. देखिए, क्रिकेट का नहीं, स्पोर्ट्स का वैसे ही शौक था. बचपन से ही माय फादर लाइक ही हैज like this habit to take us to the grounds in the evening when he used to come back from his office. तो हम जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे. तो थोड़ा वैसे ही स्पोर्ट्स से था शौक. फिर स्कूल में, कॉलेज में, गली मोहल्ले में खेला, क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेले और यूनिवर्सिटी तक भी जो उसकी टीम थी उसमें भी खेले. तो क्लब क्रिकेट जो है वो तो थोड़े अरसे के लिए खेली है, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. और लेकिन ये है कि शौक तो था, देखने की हद तक तो बहुत ज्यादा शौक था. फिर जब जर्नलिज्म में आए तो मुख्तलिफ कि जर्नलिज्म में मुख्तलिफ बीट्स होती हैं. शुरू शुरू में तो ठीक है, पॉलिटिकल बीट भी की और कॉमर्स की भी थोड़ी सी रिपोर्टिंग की और कुछ और भी इस तरह के जो है शुगल जो था, थोड़ा जो इंटरेस्ट था करने की कोशिश की. लेकिन एट द एंड फिर जो आपकी जो लाइकिंग होती है वही करना चाहिए आपको, जो आपकी हॉबी होती है. तो अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ठीक है, अच्छी की मैंने, जितना अरसा भी की. लेकिन ये है कि इंटरेस्ट यहीं पे था और बैठा हूँ तो मोबाइल पे देख रहा हूँ जिस भी टीम का मैच चल रहा है, भाई क्या सूरत हाल है, कौन क्या कर रहा है, तो सारा इंटरेस्ट उसी तरफ ही होता था. देन आई स्टार्टेड होस्टिंग टीवी शो. रोज न्यूज पे मैंने स्पोर्ट्स का शो होस्ट किया वहां से. ये कोई 4 साल पहले की बात है. फिर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने यूट्यूब पे अपनी जो वीडियोस है अपलोड करना स्टार्ट कर दी. तो वहीं से ज्यादा जो है फिर पसीरी मिली और उसी को मैंने कहा चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया, अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया. तो बस ऐसा ही है, सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन. अब मैं आपसे 2-3 क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम क्रिकेट पे आएंगे जो आजकल सारी एक्टिविटीज हो रही है क्रिकेट पे. तो पहला क्वेश्चन है, सचिन या कोहली? सचिन. उसका कोई रीजन? देखिए, एक तो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं बहुत ज्यादा. अभी जैसे आपने तो जाहिर है कि उनको इतना खेलते हुए नहीं देखा होगा, यू आर जस्ट 13 years old. तो लेकिन मैंने जब से आपकी एज का था तब से उनको देख रहा हूँ. और वो एक ऐसे बैट्समैन हुआ करते थे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो और किसी बैट्समैन पे निगाह नहीं जाती थी. मिड 90s और लेट 90s में. उसके बाद तो फिर गंगुली आ गए, बीच में उनकी टीम आहिस्ता आहिस्ता मजीद स्ट्रांग होती गई. लेकिन बस यही ख्वाहिश होती थी कि यार किसी तरह ये जो सचिन तेंदुलकर है ये आउट हो जाए. वो सिंगल हैंडेडली मैच आपसे लेके चले जाते हैं. तो जो आजकल विराट कोहली का जो है उनकी टीम में, क्या हम चाहते हैं कि वो जल्दी आउट हो जाए अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो उस वक्त वो सचिन का था. और उस जमाने में मैं समझता हूँ कि आज के जमाने की निस्बत जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन थे. अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज के जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है, अच्छे हैं. लेकिन हर टीम में उस वक्त जो है एक दो ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जो कंसिस्टेंट 150 की रफ्तार से गेंद करवाते थे. और ये मैं ऊपर की जो 6-7 टीमें हैं इन सब में ऐसे ही मौजूद थे, ऐसे बॉलर्स. और उनके खिलाफ उन्होंने जिस तरह के रन्स किए हैं, कमाल है. और उस वक्त जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी आपको पता है अब तब्दील हो गई है, अब रन करना आसान है. और जो बैट्स वगैरह बड़े आगे हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं. तो काफी मैं समझता हूँ कि बैटिंग निस्बतन जो कि 15-20 साल पहले थी उसकी 2 गेंदें भी नहीं लग गई हैं. एक दूसरे एंड से नया गेंद होता है, एक दूसरे एंड से होता है. तो जो बैट्समैन है उनके लिए भी आसानी पैदा हुई है. तो सचिन तेंदुलकर ने उस जमाने में रन किए और क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ किए. तो ये एक वजह है. अदरवाइज आई बिलीव कि विराट कोहली जिस तरह की वो पिछले साल उनकी नहीं आई सेंचुरी, लेकिन अदरवाइज आई नो कि वो कितने क्लास के बैट्समैन है. और जो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो आई बिलीव के तोड़ देंगे विराट कोहली. बट अगर दोनों में से, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दीज आर द रीजंस दैट I choose the Sachin.
इंजमाम एंड मियादाद। देखिए मियादाद साहब को तो मैंने इतना ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, लेकिन जो अब उनके जो स्टैट्स हैं, जो उनका क्रिकेट ब्रेन है हर लिहाज से, वो मियादाद की तरफ मैं जाऊंगा। बेशक उनके रन इंजमाम की निस्बत कम है, टेस्ट में थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ओडीआईज में काफी फर्क है। बट जो मैंने स्टोरी सुनी हुई है मियादाद के हवाले से, तो आई वुड पिक मियादाद। ओके, नाउ यू आर प्लेइंग ओडीआई गेम और आपके पास ऑप्शन है, आपने इनमें से एक को ड्रॉप करना है। बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा। एक को ड्रॉप करना है ड्रॉप करना है। ओडीआई मैच में। ओडीआई। Though I really like Babar Azam so much, but considering the fact that Virat Kohli and Rohit Sharma probably at this point of time best. So unfortunately, I have to drop Babar Azam if I have to drop one. ओके, नाउ बॉलर्स पे आते हैं। मिचेल स्टार्क, फिर जिसको रबादा और जसप्रीत बुमराह, आपने एक को ड्रॉप करना है। टेस्ट मैच। किस फॉर्मेट में? टेस्ट। किसी भी नहीं, टेस्ट टेस्ट मैच। में? हाँ, टेस्ट में, टेस्ट में। टेस्ट में, टेस्ट मैच में अगर तो पिंक बॉल से है तो फिर मैं रबाडा को ड्रॉप कर दूंगा, अगर पिंक बॉल से नहीं है तो फिर प्रॉब्ली स्टार्क को। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्रिकेट जो आजकल हो रही है। सबसे पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंजरीज हुई हैं, बुमराह इंजर्ड है, तो सबसे पहले आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इंडियन स्क्वाड में? किसकी बुमराह देखिए की जगह काफी कौन खेलते हुए नजर आ रहा है? देखिए काफी मसाइल हुए हैं इंडिया को इस सीरीज के बीच में इंजरीज को लेके, और एक के बाद एक खिलाड़ी, लंबी लिस्ट है, 8-10 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो इंजर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर बुमराह नहीं खेलते अभी तक, तो देखो कि अब अगर चौथे मैच में बुमराह नहीं खेलेंगे तो टेक्निकली उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें शामी है, ईशांत शर्मा है, बुमराह है, तीनों ही नहीं खेलेंगे। अभी तक जो शामी है वो भी इंजर्ड होकर चले गए थे, ईशांत शर्मा तो गए ही नहीं वहां से। तो काफी मसाइल हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में जिन बॉलर्स को मौका दिया गया है वो भी काफी इंप्रेसिव उन्होंने शो अभी तक दिखाया है। खासतौर पे मैं सिराज की बात करना चाहूंगा, और अभी तक उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं एंड ही इज इम्प्रेसिव। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई है लाइन और लेंथ से, और जिस स्पीड, 140 की स्पीड ठीक है, इससे आसपास स्पीड हो तो अच्छा रहता है। तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो बड़ी बेहतरीन है। अब ये है कि बुमराह का जो सेटबैक है वो काफी, देखिए तने तनहा ही उनका जो दूसरे एक सैनी की बात करें तो पहला मैच था बुमराह, उसका सिराज का दूसरा मैच था। गो के बहुत ज्यादा मैचेस नहीं है बुमराह के भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीनियर हैं इन दोनों की निस्बत, तो अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। पूरा उन्होंने जिम्मा अपने आप पे उठाया हुआ था। अगर वो भी अब नहीं होंगे तो काफी मसाइल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली और प्लेजेंट सरप्राइज समझिए कि इंडिया की टीम, डिस्पाइट द फैक्ट के जो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ 5-6 प्लेयर एटलीस्ट जो कि नहीं खेले, उसके बावजूद भी जिस तरह का शो दिखाया है उन्होंने, जिस तरह की वहां पे फाइट दिखाई है अगेंस्ट ऑलमोस्ट, अब तो वार्नर भी आ गए हैं तो फुल स्ट्रेंथ ही ऑस्ट्रेलिया है। यानी कोई भी ऐसा खिलाड़ी उनकी प्लेइंग 11 में बाहर नहीं बैठा हुआ कि जो वो विश करते कि वो भी टीम में होता। अब उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है। उसके खिलाफ ये जो इंडियन टीम है स्ट्रगल कर रही है इंजरीज के को लेके, लेकिन फिर भी जिस तरह की इन्होंने फाइट दिखाई है, कमेंडेबल, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है। अब बुमराह की एब्सेंस में अब देखो कि जाहिर है कि ऑन पेपर तो नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया दे आर टू स्ट्रॉन्ग, बट द वे यंग इंडियन टीम हैव प्लेड, यंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सिराज के भी दूसरा मैच था, ऊपर से बैटिंग में भी देखें गिल का भी दूसरा मैच था, उसका भी डेब्यू इसी सीरीज में हुआ। बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, जिन जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, they raised their hand, they said that okay we will take responsibility, and some of them they really played very good cricket. दो लाइक बड़ा सेटबैक है बुमराह के ना होने से, बट आई बिलीव समहाउ जो इंडियन टीम है वो इससे मैनेज करेगी। और उनकी एब्सेंस में आई वुड, द पीपल आर सेइंग नटराजन, बट आई वुड लाइक टू गो विद ठाकुर इफ दे आर प्लेइंग ओनली विद 3 फास्ट बॉलर्स। बट दे आर न्यूज कि गाबा में चलो विकेट जरा तेज होता है, असिस्ट करता है फास्ट बॉलिंग को, तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी टू गो विद 4 फास्ट बॉलर्स, और उसमें फिर नटराजन भी संभव, वो भी फिर चौथे वो ही है, फिर वो भी आ जाएंगे। तो
अगर एक पिक करना है तो आई विल पिक ठाकुर। So now coming on to जो सारा हुआ था क्राउड ने जो किया इन ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे जब स्टीव स्मिथ ने अपना कमबैक किया और सारे उनको चीटे चीटे कह रहे थे, तो एक्चुअली विराट कोहली एंड वेंट एंड सेड एवरीथिंग, तो आप अभी ना के इनको ऐसा, तो क्या स्टीव स्मिथ का फर्ज नहीं बनता था कि अब वो क्राउड के पास जाके जो बुमराह के साथ और सिराज के साथ हो रहा था उनको मना करते? हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। वर्ल्ड कप में आपने जिस मैच का रेफरेंस दिया कि काफी इंडियन क्राउड जो है आवाजें कर रहे थे स्मिथ पे, और विराट कोहली बैटिंग करते हुए तकरीबन बाउंड्री के पास पहुंचे और जाके बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपलॉड करें। तो काफी तालियां बजवाई पूरे क्राउड से और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। सोशल मीडिया पे भी आईसीसी ने भी उसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का कोहली को अवार्ड दिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इतनी रिपोर्टिंग हो चुकी कि क्राउड में इस तरह के मसाइल हैं, वो आपको नस्ली उस पे जुमले कस रहे हैं या रेशियल अब्यूज कर रहे हैं, तो उनके जो ना सिर्फ स्मिथ को बल्कि बाकी जो उनकी टीम है सबको ही ऑलमोस्ट जाना चाहिए था और जाके ना सिर्फ सोशल मीडिया पे उसको कंडेम करना चाहिए था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड हैव गॉन टू स्ट्रेट टू द दैट पवेलियन या जहां पे स्टैंड था, जहां से इस तरह की बातें आ रही थी कि वहां से इस तरह के जुमले आ रहे हैं, तो वहां पे जाके बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा होना चाहिए था, बट इट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट एटलीस्ट अब तो खुद कुछ लोग जो भी दो चार उनके खिलाड़ी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हैं, दे ट्राइड टू से सम गुड थिंग्स इन अ वे के कंडेम किया उस चीज को। और वार्नर की मैं बात करूंगा, वार्नर ने बहुत ज्यादा इस पे सिराज का नाम लेके इस पे बोला है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हुआ है और ही वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द क्राउड इन गाबा। और जिस तरह वार्नर ने बोला, काफी जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी ऐसा कर सकते थे और स्मिथ को तो ऐसा करना ही चाहिए था, क्योंकि उनके साथ तो खुद ऐसा हो रहा था और फिर उनकी हेल्प के लिए कोहली आए थे। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं टिट फॉर टैट वाला सीन था। अब उनको भी इस तरह का काम करते तो काफी तारीफ उनको मिलती सोशल मीडिया पे और वैसे भी। अच्छा, नाउ कैन इंडिया क्रिएट हिस्ट्री इन गाबा? और अगर इंडिया क्रिएट करता है हिस्ट्री गाबा में, तो उसके लिए मेन प्लेयर कौन सा होगा? देखिए अभी जो काफी ज्यादा मसाइल हैं, टीम उनकी स्ट्रगल कर रही है। बॉलिंग अटैक काफी इनएक्सपीरियंस्ड लगेगा अगर बुमराह भी नहीं होंगे और अश्विन को भी बैक में प्रॉब्लम है, अगर वो भी 100% फिट नहीं होंगे, फिर देखना ये है कि क्या वो उस क्वालिटी की बॉलिंग करवा सकेंगे जिस तरह वो करवाते हैं, क्योंकि बैक में पेन हो स्पिनर के तो ऑब्वियसली अफेक्ट होता है। बाकी अगर 3 या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर नटराजन को डालेंगे तो उसका डेब्यू होगा, सैनी का दूसरा मैच होगा, सिराज का तीसरा मैच होगा, अगर ठाकुर खेलता है तो उसके भी यही 1-2 मैचेस ही। तो काफी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। अब देखना ये है कि जिस माइंडसेट के साथ ये उतर रहे हैं, जो काफी मेंटली स्ट्रांग लग रही है इंडिया टीम एट द मोमेंट, लेकिन प्लेइंग 11 ऑन पेपर तो ऑब्वियसली क्लियर एज नजर आता है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा बेहतरीन है। ब्रिस्बेन में 32 साल से कोई मैच नहीं हारे वहां पे, तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रिकॉर्ड है, अनबिलीवेबल किस्म का। आप एक ग्राउंड में इतने अरसे से मैच नहीं हारे। तो सारी ये जो बातें हैं कि पास्ट रिकॉर्ड और ऑन पेपर टीम कंपैरिजन, ये तो सारा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की फेवर में। और काफी अभी तक वो परेशान हुए हैं, हालांकि जिस तरह उन्होंने 36 पे आउट किया था पहले मैच में एक इनिंग्स में इंडिया को, हर इंसान ही ये कह रहा था कि यहाँ से 4-0 आएगा, 4-0 ही आएगा। लेकिन जिस तरह अगले ही मैच में मैच जीता, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, और उसके बाद ये वाला मैच जिस तरह बचाया इन्होंने, वो विहारी की अगर हैमस्ट्रिंग ना होती तो आई बिलीव समहाउ शायद कि वो जाते चेज के लिए, लेकिन हैमस्ट्रिंग हुई तो बस उन्होंने कहा कि हमने ड्रॉ ही करना है। और वो ड्रॉ भी लाइक इट्स इक्वल टू विक्ट्री। आप बिल्कुल एक मैच हारा हुआ पूरा सेशन आपने निकाल दिया। और एक या उसके बाद जो बैठा हुआ था जडेजा, उसको भी चोट लगी हुई थी। कोई भी इनमें से एक आउट होता तो उसने आना था। बाकी टेल तो हमें पता है कि इंडिया की इस काबिल नहीं है कि ज्यादा ओवर सर्वाइव कर सके। तो जो मैच जिस तरह बराबर कराया वो भी इक्वल टू विक्ट्री है। और दो मैचेस में, बॉक्सिंग डे मैच में और ये सिडनी टेस्ट मैच में, इंडिया ने जिस तरह की फाइट शो की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की, आई बिलीव कि अब काम इवन हो गया। बेशक की टीम इन एक्सपीरियंस्ड है बॉलिंग अटैक इंडिया का, लेकिन जिस तरह की वो माइंडसेट से खेल रहे हैं, जिस तरह की ये 2 मैचेस से वो खेलते हुए आ रहे हैं, अब उनको इतने खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं कि शायद वो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि जी कौन इंजर्ड है। प्लेइंग 11 में जो भी आएगा वो अपना 100% देगा। Somehow I believe there's slight edge. Australia have slight edge because of
the full strength team, and number two because of the history in the ground that they have never lost a match since 1988. तो इन दो बातों की वजह से स्लाइड शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, but I believe it is going to be a close match. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट। तो मिसबाह उल हक की हमें खबरें मिल रही हैं कि मिसबाह उल हक को अब निकाल दिया जाएगा कोचिंग से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप डिफाइन करें मिसबाह का कोचिंग कैरियर और मिसबाह का कैरियर, क्योंकि लोग उनको कंपेयर करते हैं। कोचिंग कैरियर में भी उनको एक टैग दे दिया गया कि वो एक डिफेंसिव कोच है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? उसके बाद जो खबरें आ रही हैं आपके पास, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं मिसबाह की काफी तारीफ करता था कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को उस जमाने में संभाला कि काफी क्योस था, काफी, आपको पता ही है, आई डोंट वांट टू गो बैक टू ऑल दैट। 2010 में जब बना, कप्तान बने तो काफी अच्छा लीड किया और लंबे अरसे तक, और 6-7 साल उनको कप्तानी दी की, टेस्ट की, और उसके बड़े बेहतरीन उन्होंने नताइज भी दिए। लेकिन मिसबाह एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जब बात आती है कोचिंग की, तो देखो वो एक डिफरेंट जॉब है। कोचिंग के लिए जो मुख्तलिफ लेवल्स है, 1 2 3 4, तो वो अगर बनाए हुए हैं तो उनका कोई मकसद होता है। ये इस चीज की जमानत नहीं है कि आप बहुत अच्छे कप्तान थे या बहुत अच्छे खिलाड़ी थे तो आप बहुत अच्छे कोच भी होंगे, और या बहुत अच्छे आप कमेंटेटर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों में कमेंटेटर बनने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। और कोचिंग के लिए भी देखिए, ये जो कोर्सेज बने हुए हैं तो उनकी कोई वजह है। तो ये जो लोग कर रहे हैं तो बिकॉज आपको कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। आप अच्छे बैट्समैन हैं, ये उसी तरह ही है कि आप, अगर एक इंसान पीएचडी टीचर है बट ही समहाउ डजंट नो द आर्ट कि अपना नॉलेज कैसे कन्वे करे, उसके मुकाबले में एक बंदा है जिसने एमएस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, उसके पास वो आर्ट है कि जितना भी उसके पास नॉलेज है वो दूसरे बंदे को बता सके, तो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे आप उसको। बेशक मिसबा अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे पाकिस्तान के लिए बड़े सबसे ज्यादा टेस्ट में विक्ट्रीज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कोचिंग का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके थ्रू आना चाहिए था। एक्सपीरियंस उनका कोचिंग का कोई नहीं था। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल बड़ा नाम है टीम का, उसकी तो कोचिंग छोड़िए, किसी डोमेस्टिक टीम की भी कोचिंग नहीं की उन्होंने। तो कुछ अर्सा कोचिंग करते, इसमें लेवल वगैरह जो है कोचिंग के वो करते, और फिर एक थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते, तो फिर उन पे इतना क्रिटिसिज्म भी शायद नहीं होता। अब चूंकि रिकॉर्ड भी, दूसरी बात ये है कि हम ये बात ना कर रहे होते कि उन्होंने कोचिंग के लेवल किए हैं कि नहीं किए, अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते। तो दोनों बातें हैं, रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये दोनों चीजें जमा हो गई हैं। दोनों बातें जो जमा हुई हैं उसकी वजह से ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि श्रीलंका की सेकंड स्ट्रिंग टीम आई थी और हमें 3-0 से हरा के गई थी आपके लाहौर में इजाफी स्टेडियम में, मिसबा थे उसमें। फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, अजीब से हमने वहां पे भी टेस्ट मैचेस में बुरी सूरत हाल थी, बाकी भी सारी सीरीज ऐसे ही गई। फिर घर में हम जीते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से जीते हैं, श्रीलंका से एक टेस्ट मैच जीत के, लेकिन ये है कि हमें पता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो है स्ट्रगल कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम हमारे के आसपास ही हमसे थोड़ी नीचे की टीमें हैं, लेकिन जैसे ही हमने अपनी सी बड़ी 3 दफा तो ये हो गया, इंडिया से हम वैसे नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया हम गए मिसबा की कोचिंग में, वहां से हार के आए। फिर हम इंग्लैंड गए, वहां पे भी हम हार के आए। और अभी न्यूजीलैंड में पहले मैच ठीक था, लोग तारीफ भी कर रहे थे। अब देखो ये तो स्टंडर हो गया हमारी टीम का, हम जीत के लिए नहीं, हम ड्रॉ के पास पहुंच के भी हार गए हैं, फिर भी लोग तारीफें कर रहे थे। कभी वो जमाना होता था कि हम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराते थे और आसानी से हराते थे, टेस्ट मैचेस में हराते थे। अब फिर दूसरे मैच में जिस तरह की हमारी बॉलिंग को उन्होंने धुलाई की है न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने, वो भी आपके सामने ही है। तो अब यही 3-4 जो बॉलर इन्होंने पिक किए हुए हैं, नसीम है, अब्बास है, नसीम शाह, शाहीन, शाहीन अच्छा है बाकी दोनों की निस्बत। अब अब्बास इतने अरसे से उनकी वो वाली बॉलिंग नहीं है जब वो नए नए आए थे, तो आपने क्यों उनको मुसलसल मौके देने, किसी और को मौका दे दें। नसीम शाह की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट की गई थी, ऑस्ट्रेलिया टूर से फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड वाला भी ऐसे ही रहा उनका टूर, फिर अभी न्यूजीलैंड। इतने ज्यादा रन्स देते हैं, आउट कर नहीं पा रहे, तो क्या वजह है भाई? आप स्क्वाड में किसी और फास्ट बॉलर को भी तो मौका दे दो। तो आपने यासिर शाह को बिठा के भी तो जफर गौहर को मौका दिया, तो फास्ट बॉलर्स को भी आप रोटेट करें ताकि उनको पता चले कि भाई ये कोई आप पक्का स्टाम्प पेपर पे लिखवा के नहीं आए कि यू मस्ट बी प्लेइंग 11, आप परफॉर्म करेंगे तो प्लेइंग 11 में रहेंगे।
तो मिसबा की अभी तक तो फेलियर ही रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कुछ होप भी नजर नहीं आ रही आगे के बेहतर होने की। या तो होना कि ये बॉलर इंप्रूव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप मुसलसल इनको मौके दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड, वो परफॉर्मेंस ऊपर जाने की बजाय या वहीं पर रुकने की बजाय वो नीचे की तरफ आई जा रही है। तो कोई होप नजर नहीं आ रही। अब जिस तरह आखिरी मैं समझता हूँ कि मिसबा उल हक, अब देखिए मोइस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, उन्होंने भी माजरत कर ली उनसे। अब ये वाली जो सीरीज है साउथ अफ्रीका वाली, ये होनी चाहिए, लिटमस टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट तो खैर वैसे हो ही गया, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इनके पास कि जी आप अभी घर में खेल रहे हैं। और ये अगर सीरीज आप देखें, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ही जगह पे खड़ी हुई है। चार टीम में दुनिया की थोड़ी आगे हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है। फिर नीचे वाली है, और जो पांचवें छठे नंबर पे है वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका आती है वहां पे। तो सिमिलर किस्म की, ऐसा नहीं है कि ये इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया के साथ हम ऐसे नहीं खेलते। तो ऑलमोस्ट बराबर की टीमें हम अपने होम पे खेलने, अगर यहाँ पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर माजरत खुद ही कर लेनी चाहिए मिसूल हक साहब को, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर बोर्ड को उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। ये अभी मेरा लास्ट आप कर क्वेश्चन लीजिए। होगा इसलिए मैं। आप अभी 21 मिनट हुए हैं, तो और मैंने आपसे कहा था कि 15-20 मिनट, बट इट्स ओके, आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग विद यू, सो लेट्स टॉक फॉर सम मोर टाइम। कुछ और सवाल हैं तो आप ये पूछिए। अब मैं फिर शान मसूद का एक सवाल पूछना है। तो शान मसूद की जो कंसिस्टेंट फेलियर्स हुए हैं, अभी भी वो फेल होते जा रहे हैं। और एक स्टार्ट मैंने देखा, उसमें शान मसूद ने साल के शुरू में 3 कंसेक्यूटिव 100 किए, और 800 था वो साल के बाद आया। और अब उन्होंने जीरोस भी ऐसे किए कि साल के एंड में 2 कंसेक्यूटिव जीरोस पे जो अगला जीरो आया वो साल के शुरू में। तो शान मसूद की ये क्या चीज़ है जो शान मसूद कभी हीरो बने होते हैं और कभी जीरो, मोस्टली तो जीरो ही होते हैं उनके। बट आपको क्या लगता है कि आखिर वो किस क्राइटेरिया पे मुसलसल खेले भी जा रहे हैं 7 डेक्स उनके कैरियर में? देखिए उनका जब शो आया यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल किया था कि आपका श्रीलंका में एक बड़ा बेहतरीन जो पहला शो आया था, आपको याद हो गए, तकरीबन 450 पाकिस्तान चेस कर रहा था, और वो सीरीज डिसाइडेड था, उसमें यूनुस खान के साथ इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, इनका शो आया था, मैच विनिंग 100 आया था। तो उसके बाद काफी साल लग गए, 3-4 साल के बाद फिर इनका शो आया। तो मैंने यही इनसे पूछा था कि इतना गैप आ रहा है, और दूसरा मैंने इनसे ये कहा था कि आप साउथ अफ्रीका में गए थे तो ठीक है 40-50 आ रहे थे, 100 नहीं आ रहा था, और आपकी एवरेज जो है वो दुनिया के जो बाकी ओपनर्स हैं दूसरी कंट्रीज की, उनकी मिड 40s में होती है या 40 के आसपास, तो आपकी एवरेज भी काफी कम है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड कि नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ, हाँ मैंने पूछा था कि हल्की टीम के खिलाफ 100 आ रहा है, घर में बाहर कब आएगा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, सारे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चली है, सारी टीमें बराबर हैं, अब घर में बांग्लादेश के खिलाफ 100 करना तो बराबर नहीं हो सकता कि जो आपने इंग्लैंड में 156 किया है, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करते, साउथ अफ्रीका में करते, न्यूजीलैंड में अभी करते, तो वो बराबर तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल अभी 156 इन्होंने किए इंग्लैंड में, उसके बाद पूरा फेलियर है वो। 156 भी देखिए हमें मैच नहीं जितवा सका, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में ये फ्लॉप हो गए थे वहां पे। खैर इनकी वजह से मैच हम नहीं आ रहे वो वाला, मैं वैसे बता रहा हूँ कि 156 करने के बावजूद भी हम वो मैच हारे थे। तो उसके बाद मुसलसल अभी फेलियर ही आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक डायलेमा है कि जिस खिलाड़ी पे पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है, वो बजाय उसकी परफॉर्मेंस ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आ जाती है। यह हमने ओडीआईज में भी देखा है, हसन अली, शादाब, उसके अलावा फहीम अशरफ, काफी फहीम अशरफ अब जरा बेहतर खेला, काफी जो परफॉर्मेंसेज जिन पे बैक करता है पाकिस्तान की फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। बल्कि उसका कंट्रेरी हम दूसरी कंट्रीज में देखें, जो उनके खिलाड़ी हैं, जब वो आते हैं उस लेवल पे तो हल्की सी कमी होती है, लेकिन वो 2-3 साल खेल के मजीद अपनी गेम में निखार लेके आते हैं, और इनको जब मौके मिलते हैं 2-3 साल के बाद, ये जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे भी नीचे के लेवल पे चले जाते हैं। तो अब जब शान मसूद का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इन पे, आई बिलीव के गिव हिम अनदर सीरीज इन साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज है, बीच में ये हो रहा है कि शायद ड्रॉप कर दें, इमाम उल हक को दे दें, लेकिन इमाम उल हक का भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट में रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने भी 10-12 जो मैचेस खेले हैं वो भी 25 के आसपास ही एवरेज है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई शान मसूद को बाहर बिठा के कोई डॉन ब्रैडमैन को अंदर ले आएंगे तो इसलिए हम खुश होने। तो ये वैसे एक दिल को दुखती है ये बात कि इतने चांसेस देने के बाद
खिलाड़ी को अपना स्टेब्लिश हो जाना चाहिए। लेकिन ये शान मसूद का केस नहीं है, ये बाकी भी इसमें लिस्ट में खिलाड़ी आते हैं। अब लेट्स सी कि आप उनको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ओके, वो सही है। जो आपने बात की कि अब जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है जैसे वक्त प्रोग्रेस होता है। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब वो आते हैं, आपको स्टडी करते हैं, उनके पास पीछे एनालिस्ट बैठे होते हैं, टीवी एनालिस्ट होते हैं, वो आपके पॉइंट्स निकालते हैं। और पाकिस्तान के पास अगर है भी तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शायद किसी ने बात को भी ये नहीं बताया कि अब आप जब बैट्समैन आपके पास आगे आके खड़ा हो रहा है तो आपने उसको कैसी बॉल करनी है। आप फखर जमान की एग्जांपल ले लें, फखर जमान जैसे एक्सपोज हुए उसके बाद, तो ये एक रीजन हो सकता है। देखिए अभी वो जो क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई है कल, उसमें भी बोला है कि जी आप साइंस और डाटा पे काम करें इस पे, और दुनिया इस पे काम कर रही है, इसलिए वो आगे हैं हमसे। ये भी एक वजह है, सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी मसाइल है, लेकिन ये भी उसमें एक वजह है कि काफी अब तो इतना इतना काम होता है एक खिलाड़ी पे। वो जैसे ही आता है इस लेवल पे, ठीक है कुछ अर्सा अगर नहीं होता, लेकिन एक सीरीज भी नहीं, एक दो मैच ही खेलता है, तो उस पे जो फ्लॉज होते हैं उस पे सारा एनालाइज कर लिया जाता है, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उस पे सारा एनालाइज कर लिया जाता है। तो ये ऐसा होता है, और अगर ये डाटा और रिसर्च जो है उस पे काम करेंगे तो उससे काफी फायदा होगा। और बाकी जो आपने जो जो सवाल है उससे ये रेलिवेंट था, डाटा और साइंस वाली बात, तो मैंने कहा ये भी बीच में इंक्लूड कर दूं। बाकी देखो इस लेवल पे आके आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ही पॉलिश करते हो, बाकी तो खिलाड़ी जो है आपको, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उनकी जो टेक्निक वो खराब होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो उनकी टेक्निक में अच्छा होता ही है कि जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि आई बिलीव कि अदर टीम्स वो शायद इनके फ्लॉस पे काम कर लेती हैं, या अपने उस पे इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं करते। आई डोंट नो, लाइक इट इज स्टारडम के आते हैं एक दो साल, नाम होता है कि वो वाली परफॉर्मेंसेस। अब हसन अली देखें नंबर वन बॉलर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंसेस कितने थोड़े अरसे में नंबर वन बॉलर बन गए, फिर परफॉर्मेंसेस नीचे आने लग गई, फिर इंजरीज का मसाइल और दूसरे मसाइल। तो ये सारे शादाब की परफॉर्मेंस अब देखें, अब वो अच्छा कर रहा है विद द बैट, जो हमें उससे मेन चीज चाहिए बॉलिंग, उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, बीच में विकेट नहीं लेता जो पहले जिस तरह लिया करता था। तो ये मसाइल है कि जो खिलाड़ी जिसका वो काम है, बजाय कि परफॉर्मेंस ऊपर जाने के बजाय नीचे आती जाती है, तो इस पर काफी काम करने की जरूरत है। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन है अब बाबर आजम के रिगार्डेड है, यानी जो कल मीटिंग हुई उसके रिगार्डेड ये एक्चुअली कल मीटिंग में शायद डिसाइड हुआ कि जो अब बाबर आजम है वो टीम सिलेक्शन करेंगे। जब एक दफा टीम सिलेक्टेड टीम दे देंगे, उसमें जो प्लेइंग 11 होगी वो बाबर आजम डिसाइड करेंगे, और उसमें मिसबा का कोई रोल नहीं होगा। मिसबा ज्यादा से ज्यादा आपको मुशावरत दे सकते हैं। तो आपके मुताबिक ये कैसा स्टेप है, और क्या ये पहले होना चाहिए था या अब होना चाहिए? देखो मैं समझता हूँ कि इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लेकिन कोच को डिक्टेटर टाइप नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। और कैप्टन को भी ऐसा नहीं है कि जो कोच बोले कि उसको सुनना ही नहीं चाहिए, कि बस जो मैंने कहा है वही होना चाहिए। दोनों की मुशावरत से काम चले तो वही बेस्ट होता है। और बाबर आजम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे महसूस हुआ कि ही इज वर्किंग ऑन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, थोड़े बेहतर पहले से नजर आते हैं, कि जैसे मीडिया से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं, और ये अच्छी और पॉजिटिव बात है। और पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं, आगे कई सालों तक पाकिस्तान को सर्व करेंगे, और मुझे काफी उनसे मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वो बतौर कप्तान एक अच्छे लीडर बनेंगे। और जो उन कप्तानी के जो स्किल्स, वैसे तो कहते हैं कि लीडर इज ऑलवेज अ बॉर्न लीडर, वो सलाहियत उसमें वैसे ही मौजूद होती है नेचुरली। लेकिन देखिए जब उनको कप्तान बनाया गया तो शायद वही एक खिलाड़ी थे प्लेइंग 11 में कि जिसका आप 100% कह सकते थे कि ही वुड बी द पार्ट ऑफ एनी प्लेइंग 11 ऑफ, आई मीन इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। तो कप्तान उनको बनाया। अभी उनका टेस्ट होना था न्यूजीलैंड में, टेस्ट में किस तरह की कप्तानी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके, रिजवान बन गए वहां पे कैप्टन। तो बाबर आजम को अगर खुद टीम खिलानी है जो, तो उसमें अच्छा है फैसला करने की सलाहियत मजीद उसमें ये आएगी। और देखिए कैप्टन बनने के बाद आपने ग्राउंड में भी तो
कोच आपको बाहर गेंद पे तो नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन द ग्राउंड। आप ठीक है बीच में वो आपको कभी कभार जब खेल रुकेगा मैसेज वगैरह कोच बाहर से भिजवा देगा, लेकिन आप एक एक गेंद देख रहे हैं, आप बॉलर्स देख रहे हैं, आप बैट्समैन देख रहे हैं सामने कौन खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, किस बॉलर को कब ओवर करवानी है, ये सारी चीजों पे जो ध्यान है वो तो कप्तान ही रखेगा और बाबर आजम। तो अच्छा है अगर उनको ये आजादी दी जा रही है कि आप अपनी मर्जी से टीम खिलाइए और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेंगे। बट आई बिलीव सम हाउ, अभी तो खैर इतना हमारे पास डाटा नहीं है उनकी कप्तानी का कि हम एनालाइज करें। और एक थोड़ा सा वो लगता है कि उनपे कुछ सोशल मीडिया पे चलता है कि जो उनके साथ लाहौर में क्रिकेटर्स खेलते हुए आ रहे हैं, इमाम भी उसमें शामिल है, शायद कि कहीं ना कहीं उनको वो एक्स्ट्रा एज देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी बात हुई नहीं है क्योंकि इतना डाटा ही नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करते। आई बिलीव कि वो पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन टीम होगी वो सिलेक्ट करेंगे। और कप्तानी में भी जो हल्की फुल्की कोई कमियां हैं वो भी जाहिर है कि अभी कल भी वो कह रहे थे, जो कि मैं बाहर बैठा हुआ था देख रहा था, न्यूजीलैंड में खेल नहीं सका, लेकिन मैंने बाहर बैठे बैठे भी काफी चीजें सीखी हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, इंसान को हमेशा जिंदगी में बेहतर से बेहतर सीखने की तरफ जाना चाहिए। आई होप कि पाकिस्तान के लिए अच्छा करे और कप्तानी में भी अच्छा करे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपसे बात करके काफी मजा आया है। वो जब यूएस भी ये देखेंगे उनको भी काफी मजा आएगा, तो थैंक यू वेरी नहीं, मच। मुझे मुझे भी आई आई आल्सो एंजॉयड इट और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यकीन करो जब मैं 13 साल का था तो मुझे तो अपना पता भी नहीं था कि मेरी इतना व्हाट विल आई डू इन द फ्यूचर। और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका जो चैनल है मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए कि आपके सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हों और लोग आपको